आदरणीय सभापति जी और सभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्यगण, सदन में मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला है। यहाँ सारे अनुभवी वरिष्ठ महानुभाव हैं। आगे मुझे उन सब से बहुत कुछ सीखना भी है, लेकिन आज प्रारंभ में मेरी अनुभव की कमी के कारण कोई अगर चूक रह जाए तो आप सब मुझे क्षमा करेंगे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सदन में करीब 42 आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी, श्री सतीश जी, डेरेक ओ ब्रायन, श्रीमान डीपी त्रिपाठी जी, श्री रामगोपाल यादव जी, श्री सीताराम येचुरी जी, सभी वरिष्ठ महानुभावों ने अपने अपने विचार रखे हैं। सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और बहुतेक इसका समर्थन हुआ है, या तो कहीं पर कुछ रचनात्मक सुझाव भी आए हैं, कुछ एक में अपेक्षाएं भी व्यक्त की गई है। लेकिन ये चर्चा बहुत सार्थक रही है। किसी भी बेंच पर क्यों न बैठे हो, लेकिन स्वीकार योग्य जो भी सुझाव आए हैं, उन सुझावों का आने वाले दिनों में रचनात्मक तरीके से सही उपयोग करने का हम प्रयास करेंगे। और इसके लिए मैं रचनात्मक सुझाव देने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का आभार भी व्यक्त करता हूं। कुछ आदरणीय सदस्यों ने चिंता भी व्यक्त की है, आशंका व्यक्त की है कि कैसे संभव होगा, कब करोगे, कैसे करोगे। ये बात सही है कि पिछले कई वर्षों से एक ऐसा निराशा का माहौल छाया हुआ है, एक ऐसा हर किसी का मन बन गया है कि यार अब कुछ हो नहीं सकता है, अब सब बेकार हो गया। तो उसकी छाया अभी भी है और उसके कारण कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कुछ ही दिनों में विश्वास हो जाएगा ऐसे मित्रों को भी कि अब निराशा का माहौल छट चुका है और एक नई आशा और विश्वास के साथ देश आगे बढ़ने का संकल्प कर चुका है। कई वर्षों के बाद देश ने एक ऐसा जनादेश दिया है जिसमें देश ने स्थिरता को प्राथमिकता दी, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट किया है। भारत के मतदाताओं का ये निर्णय सामान्य निर्णय नहीं है। हम देशवासियों का आभारी हैं। भारत की संसदीय प्रणाली को इतने उमंग और उत्साह के साथ देश ने अनुमोदन किया है, लेकिन साथ साथ समय की ये मांग है कि हम सब हमारे इतने महान लोकतंत्र प्रति गौरवान्वित होकर के विश्व के सामने जरा सर ऊंचा करके आंख मिला करके बोलने की आदत बनाए। अमेरिका और यूरोप, उनकी कुल जनसंख्या से भी हमारे मतदाता उनके मतदाताओं से ज्यादा है। यानी
हम कितने बड़े विशाल देश हैं, कितना बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहाँ अनपढ़ हो, गरीब हो, गांव में रह रहा हो, पहनने को कपड़े भी ना हो, लेकिन उसके रगों में जिस प्रकार से लोकतंत्र ने जगह बनाई है, ये हमारे देश के बड़े गौरव की बात है। लेकिन विश्व के सामने हमें उस रूप में अभी तक ला नहीं पाए कि हम सबका सामूहिक कर्तव्य है कि हम भारत के इस लोकतांत्रिक ताकत को विश्व के सामने उजागर करें और एक नए आत्मविश्वास का हम संचार करें, उस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अनेक बिंदुओं को स्पर्श किया है और सभी माननीय सदस्य ने अपने अपने तरीके से उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, विजय और पराजय दोनों में सीख देने की ताकत होती है और सीख पाने की आवश्यकता भी होती है। जो विजय में से सीख नहीं लेता है वो पराजय के बीज बोता है, और जो पराजय में से सीख नहीं लेता वो विनाश के बीज बोता है। और इस बात को जय और पराजय के उन तराजू से ऊपर हट करके हमने कुछ सीखना भी होता है। मैं एक बार आचार्य विनोबा जी के चिंतन को पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने युवा की व्याख्या की और बड़ी सरल और अच्छी व्याख्या है। उन्होंने कहा युवा वो होता है जो आने वाले कल की सोचता है, आने वाले कल की बोलता है, लेकिन जो बीते हुए बातों को गाता रहता है वो युवा नहीं हो सकता, उसकी सोच युवा नहीं हो सकती है। उसके लिए बीती हुई बातों को ही गुनगुनाते रहना, लोग स्वीकार करें या न करें, लोग अस्वीकार करें तो भी उसी अपने लहजे में रहना, ये हमने भी देखा है। कभी रेलवे में, बस में कोई ऐसे बूढ़े सज्जन मिल जाते हैं तो देर तक उनको सुनना पड़ता है, क्या क्या उनके भूतकाल उनका क्या था, वो सारी कथाएं सुननी होती है। तो ये विनोबा जी की युवा की बड़ी बढ़िया डेफिनेशन है और मैं मानता हूं कि उसके हमने आगे वाले दिनों की ओर सोचने के लिए प्रेरित करती है। भारत की एक ताकत उसका संघीय ढांचा है। बाबा साहब आंबेडकर और उस समय के हमारे विद्वत पुरुषों ने हमें जो संविधान दिया है उसकी एक सबसे बड़ी ताकत है संघीय ढांचा। हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हमने दिल्ली में बैठ करके संघीय ढांचे को ताकत दी है या नहीं दी है, और अधिक सामर्थ्यवान बनाया है कि नहीं बनाया है। और अगर भारत को आगे बढ़ना है तो राज्यों को आगे बढ़ना होगा। अगर राष्ट्र को समृद्ध होना है तो राज्यों को समृद्ध होना होगा। अगर राष्ट्र को सशक्त होना है तो राज्यों को सशक्त होना पड़ेगा। और इसलिए जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था तो हम एक मंत्र हमेशा बोलते थे, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। यह हम हमेशा शब्द प्रयोग करते थे। ये राज्यों के अंदर ये माहौल हम पनपा पाए हैं क्या? मेरा ये सद्भाग्य रहा है कि एक राज्य के मुखिया के रूप में पीड़ा क्या होती है उसने बहुत मैंने झेला है, अनुभव किया है। मेरा यह भी सौभाग्य रहा है कि अनुकूल सरकार दिल्ली में हो तब राज्य का क्या हाल होता है और प्रतिकूल सरकार दिल्ली में हो तब राज्य का क्या हाल होता है। और इसलिए मैं एक भुक्तभोगी व्यक्ति हूं।
मैंने इन कठिनाइयों को झेला है। राज्य को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, इसको मैंने भली भांति समझा है। राज्य कितनी ठोकरें खाता है, राज्य की बात को किस प्रकार से नकारा जाता है, सिर्फ निजी स्वार्थ के खातिर राज्य की विकास की योजनाओं को किस प्रकार से रोका जाता है, पर्यावरण के नाम पर राज्य की विकास यात्रा को दबोचने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, इन सारी बातों का मैं भुक्तभोगी हूं। और इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, एक ऐसे व्यक्ति को देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, जो भली भांति राज्यों की पीड़ा को समझता है। और इस पीड़ा में से मैं आज इस सदन को विश्वास देता हूं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के भाषण में हमने इस बात को बल दिया और हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही है। ये बड़े भाई छोटे भाई वाला कारोबार नहीं चलेगा। हमने राज्यों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का